हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लूसेंट का महासंग्राम। लूसेंट का महासंग्राम आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, हमारी टीम लेकर आई है। और इस तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है कि लाइन बाय लाइन आपको लूसेंट पढ़ाई जाएगी, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझाया जाएगा। जिस भी विद्यार्थी को लूसेंट पढ़ने में दिक्कत आती है अब उसकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि उड़ान एकेडमी आप लोगों के साथ आ गई है। और इस तरीके से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं और जीएस पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आती है, लूसेंट पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आती है, तो इस दिक्कत को दूर करेगी उड़ान एकेडमी। क्योंकि उसका कोटेशन ही है, प्रयास हमारा सफलता आपकी। और इस तरीके से हम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीएसआई, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसकी तैयारी हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो आप जो हैं वो हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा एमपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज चालू की है। यह टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज एमसीक्यू को आधार बनाकर 10 सब्जेक्टों को लेकर हमने तैयार किया है। 15 एफएलटी इसमें शामिल है, प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं। 2016 और 2017 के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन हिंदी और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। इनको भी अलग करके हमने अपने इस टेस्ट सीरीज में डाला है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 800 प्लस एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के वन लाइनर, ये सभी आपको इसमें मिलेगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी से संपर्क करके आप एमपीएसआई की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। हमने एमपीएसआई को टारगेट बनाते हुए टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ नोट्स को भी लेकर आए हैं, जो कि पूरी तरीके से आप लोगों को उड़ान शिक्षा ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स, और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज, दोनों ही एक साथ आपको उपलब्ध होगी। इसके अलावा उड़ान शिक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के एग्जामों की तैयारी करने के लिए जो है अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं और ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप जो हैं वो विजिट कर सकते हैं। जिसके अलावा आप लोगों को हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लूसेंट की अगली कड़ी को जोड़ते हैं और अगले पेज पर आते हैं। सभी विद्यार्थी जो लूसेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लूसेंट की बुक अपने साथ रखें और तैयारी करते समय यह ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें वो कवर करते जा रहे हैं। अगर किसी भी टॉपिक को समझने में उन्हें दिक्कत आती है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं लूसेंट का महासंग्राम उड़ान एकेडमी के साथ। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या है? पहली चीज, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें 1921 के पहले पता नहीं थी, और यह भी नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक कोई सभ्यता थी भी। हुआ यह कि भारत की सभ्यता का प्रारंभ यह माना जाता था कि जब भारत में आर्य सभ्यता आई और आर्यों ने जब वेदों की रचना की तो तभी से भारत की सभ्यता का जन्म हुआ और भारत की सभ्यता आर्यों की ही देन मानी गई। लेकिन समय बीतता चला गया और समय बीतने के साथ साथ ही भारत में कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और इसी क्रम में भारत पर समय समय पर जो है विदेशी शासकों का शासन रहा। और इसी क्रम में हुआ ये कि भारत पर अंग्रेजों ने भी शासन करना चालू कर दिया। और जब भारत में अंग्रेजों का शासन चालू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत का शोषण चालू किया। और भारत का जब शोषण चालू किया अंग्रेजों ने, तो हुआ ये कि भारत को और चूसने के लिए, भारत को और लूटने के लिए उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन बिछाना चालू की, जिससे कि माल जो है वो दूर दूर तक पहुंचाया जा सके अंग्रेजों का। और ये माल गांव गांव तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि एक ऐसी रेलवे लाइन बिछाई जाए जहां तक गांव गांव तक सामान विदेशी जो अंग्रेजों का था वो पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में क्या हुआ कि जब ये रेलवे लाइन पाकिस्तान वाले इलाके में बिछाई जा रही थी, तब बिछाते समय यहां पर उन्हें कुछ उजड़े हुए गांव दिखाई दिए। और जब ये उजड़े हुए गांव दिखाई दिए तो इस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। और कनिंगम महोदय को जब ये पता चला तो उन्होंने पूछा, भैया कि ये गांव कैसे हैं? तो उन्होंने जब गांव का निरीक्षण किया तो कनिंगम महोदय को लगा कि शायद ये गांव
बसे होंगे, हम वैसे ही इतना परेशान कर रहे हैं, भारतीयों को वैसे ही पीट पीट के मार रहे हैं और ऐसे ही हम लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो शायद बेचारे गांव छोड़कर भाग गए होंगे और कनिंगम महोदय हड़प्पा सभ्यता को पहचान नहीं पाए। जब हड़प्पा सभ्यता को वो पहचान नहीं पाए तो इसके पहले भी 1826 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन, और चार्ल्स मेसन जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता को पहचान तो गए लेकिन वो इसको प्रॉपर तरीके से ला नहीं पाए, इसलिए चार्ल्स मेसन सबसे पहले उनका ध्यान इस सभ्यता पे पड़ा लेकिन वो इसको पहचान नहीं पाए। आगे चलकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो जॉन मार्शल को बनाया गया, और जब जॉन मार्शल को बनाया गया तो जॉन मार्शल ने भी रेलवे लाइन का गठन जब किया जा रहा था तो उन्हें भी ऐसे गांव दिखाई दिए। जब ऐसे गांव दिखाई दिए तो भैया उन्होंने पूछा, भैया ये गांव वाँव काहे के दिखाई दे रहे हैं भैया, हैं तो ये गांव का डिजाइन तो कुछ अजब दिखाई दे रहा, आज के गांव अलग होते उस समय के गांव अलग थे, अरे कुछ तो गया दया गड़बड़ है, मार्केट में दया गड़बड़ है भैया, कुछ तो पता करना पड़ेगा भैया। तो जॉन मार्शल ने अपने एक असिस्टेंट दयाराम सहानी को बुलाया और असिस्टेंट दयाराम सहानी को बुलाकर कहा कि भैया जाके देखो कि ये जो गांव हैं ये गांव कैसे हैं। दयाराम सहानी गए और दयाराम सहानी ने इस गांव की खोजबीन चालू की, और खोजबीन चालू की तो यहां पर उन्हें बहुत सारी पुरानी वस्तुएं मिली, और जब इन पुरानी वस्तुओं की आयु को पता करना था तो इन पुरानी वस्तुओं की आयु पता करने के लिए उन्होंने रेडियो कार्बन C14 का प्रयोग किया, और रेडियो कार्बन C14 जो है वो किसी भी पुरानी वस्तु की आयु बता सकती थी। ये कार्बन के आधार पर बताती है कि कार्बन जितना जितना कम होता जाएगा वो चीज उतनी उतनी पुरानी होती जाएगी। और जब इन वस्तुओं के बारे में पता चला और जब इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से पता किया गया तो ये चीज आर्यों की वैदिक सभ्यता से भी पुरानी निकली, और इस तरह भारत की सभ्यता को जहां आर्यों से प्रारंभ माना जाता था अब ये सभ्यता उससे और 3000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, समय के साथ परिपक्व होने वाली ये सभ्यता जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं इसकी पहचान हो गई। और इस तरह दयाराम साहनी ने जिस गांव को खोजा उस गांव का नाम था हड़प्पा, और इस तरीके से पहला खोजा गया नगर कौन सा हुआ, हड़प्पा हुआ। और आगे चलकर इसी सभ्यता के और नगर खोजे गए जिसकी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और इस तरह जॉन मार्शल पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता रखा, और इस तरीके से भारत की एक नई सभ्यता की खोज हो गई जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और भारत की सभ्यता अब और पुरानी हो गई और आर्यों की सभ्यता से भी पुरानी हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक जो कि इस बात का विश्लेषण करती है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, और सिंधु घाटी सभ्यता कि जब आयु का पता किया गया तो भाई साहब इसकी आयु कोई अभी अभी की नहीं बल्कि इसकी आयु 2400 से लेकर 1700 BC के आसपास मान्य की गई। कई किताबों में इस तरह 2400 से 1700 दिया गया, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन कैसी है, तो इंडस सिविलाइजेशन का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक, आगे चलकर एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय निकाला गया और 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच यह माना गया कि भैया ये सभ्यता इस समय रही होगी, और इस समय 3300 से लेकर 1300 के बीच इस सभ्यता का काल रहा होगा। लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर शहरी समय देखा जाए तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के समय यह सबसे परिपक्व रही होगी। और इस तरह इस सभ्यता को 3 कालखंडों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा जो कि 3300 से 2600 ईसा पूर्व चली, दूसरी शहरी सभ्यता जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व चली, और तीसरी उत्तर हड़प्पा जो 1900 लेके 1300
ईसा पूर्व तक चली। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच होने लगा। प्रारंभ 3300 से 2600 के बीच में हुआ, प्रारंभ होता हुआ परिपक्व हो गई 2600 से 1900 के बीच, और फिर डिक्लाइन हो गई 1900 से लेकर 1300 बीच में, और यह सभ्यता का टाइम पीरियड निकल के आया। कार्बन 14 टेक्निक की खोज अमेरिका के रसायन विज्ञानी वी.एफ. लीवी ने की। और लीवी कर देगा भैया कार्बन 14 की खोज, और 1946 में लीवी खोजेगा कार्बन 14, जिसके तहत यह पता किया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी होगी, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होती जाएगी वो वस्तु उतनी ही पुरानी होती जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हमारे जॉन मार्शल के असिस्टेंट राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो भैया याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर किसने खोजा? तो दयाराम साहनी ने खोजा। और इस तरह इंडस वैली को हम आद्र ऐतिहासिक काल में रखते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल काल में रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एज है जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है भैया, जल्दी से बताओ? दूसरा होता है आद्र ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोगों ने बात की अभी, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, और ऐसा कौन सा होगा? एक होगा ऐतिहासिक काल। तो सिंपल सी चीज है, इसका डिवीजन हम दो आधारों पे करेंगे। दो आधार कैसे? इतिहास को जानने के लिए या तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत होंगे या फिर हमारे पास साहित्यिक स्रोत होंगे। अगर हमारे पास दोनों उपलब्ध होंगे तो हम इतिहास लिख पाएंगे। लेकिन ऐसा दौर जिसमें हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल कहते हैं। जब हमारे पास दोनों प्रकार के एविडेंस उपलब्ध हैं पर किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं तो उसे हम आद्र ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल कहते हैं। और जब हमारे पास दोनों एविडेंस अवेलेबल होते हैं तो इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। और इस तरह भारत का पहला प्रारंभिक इतिहास 600 बीसी से दोनों एविडेंस के आधार पर प्रारंभ होगा। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही सबको? जल्दी से जवाब देते चलना भैया, सबको समझ में आ रहा है तो आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसे कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज भी कहा गया। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग ब्रॉन्ज का यूज करते थे। ऐसा नहीं है, सोने का भी प्रयोग करते थे, तांबे का भी प्रयोग करते थे, लेकिन ये ब्रॉन्ज का एज करते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज युग कहा गया। और इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सवीण या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे, इसलिए इनको द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तात्कालिक प्रमुख थे। और इस समय जॉन मार्शल ने जब इसकी खोज हुई तो 1924 में जॉन मार्शल ने ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामक एक उन्नत नगरी सभ्यता पाए जाने की घोषणा कर दी। और इस तरह 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल, ओहो भैया पुरा स्थलों की बात आ गई है तो यह मैपिंग तो बनानी बनती है, तो कंफ्यूज ना हो जाना भैया, बना लेना कौन कौन सी सभ्यता कहां पर आएगी। तो इस सभ्यता के बारे में हमें पता करना पड़ेगा भैया, कौन सी सभ्यता कहां पनप रही है। तो भैया याद रखना, भूल ना जाना, साथियों साथ निभाना। चलो अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कौन सी सभ्यता का एरिया कहां पर है। चलो भैया तो आगे बढ़े। मार्केट में टनाटन याद रहेगा, बमा बम, ठीक है। चलो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिम, हो भैया पश्चिम की ओर जाना भैया, ओहो पश्चिम की ओर जाना है। पश्चिम की ओर जाने पर हमें क्या मिल रही है? तो पश्चिम की ओर जाने पर हमें एक नदी मिल रही है। नदी का नाम है दाशक। नदी का नाम क्या है? दाशक। और दाशक नदी के किनारे हमें एक स्थल मिल रहा है, उस स्थल का नाम है सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान में। और इस तरह यहां पर एक क्षेत्र मिला है जिसका नाम है सुत कांगे डोर।
और ये मेन स्थल है पश्चिम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हमें पूर्व की ओर जाते हैं, तो पूर्व की ओर जाने पर यहाँ पर हमें हिंडन नदी दिखती है, और हिंडन रिवर जो है, इसी हिंडन रिवर के पास हमें एक और स्थल दिखता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो भैया यहाँ पर आलमगीरपुर हो जाएगा, तो आलमगीरपुर। चलो भैया अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर की ओर हमें चेनाब नदी के किनारे, यानी चेनाब नदी के किनारे हमें जो है वो एक और स्थल मिलेगा जो कि जम्मू कश्मीर में होगा। और जम्मू कश्मीर में जो स्थल मिलेगा उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा मांडा, जो कि अखनूर डिस्ट्रिक्ट में होगा। और इस तरह दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर हमें एक और नगर मिलेगा, और इस तरह गोदावरी नदी के तट पर हमें एक और नगर मिला, और इस तरह पर गोदावरी नदी पर जो हमें मिला वो मिला है हमें मुख्य रूप से देमाबाद। और इस तरीके से यहां पर हमें एक स्थल मिला देमाबाद। और इस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों को, इनकी बॉर्डर को अभी प्रेजेंट टाइम पे खोज निकाला। और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, और हड़प्पा सभ्यता की खोज करते समय ये उसके चारों बॉर्डर निकल कर आए, और 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और उसके सभी कोनों को रखा गया। तो भैया हम इसको पढ़ते हैं, तो भैया इसको पढ़ने पर हमें क्या क्या मिल रहा है, तो भैया दासक नदी के किनारे, तो भैया दासक नदी के किनारे जाएंगे हम, तो दासक नदी के किनारे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर में चेनाब नदी के किनारे, अखनूर के निकट मांडा पढ़ चुके हैं हम लोग भैया, सब याद रखना ये, देमाबाद, ठीक है, सुत कांगेडोर, आलमगीरपुर। तो कौन किस डायरेक्शन में था याद रखना। सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सेंधव सभ्यता से प्राप्त हड़प्पा स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों के रूप में रखा गया है। ये छड़े नगर कौन से हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, और एक है लोथल। ठीक है, ये शायद गलत लिखा गया गढ़वाली वाला, ठीक है ना, तो याद रखना इसकी जगह लोथल लिख लेना। लोथल जो है वो मेन स्थल है। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा, ये मेन 6 जो हैं वो बड़े स्थल हमें यहां दिखाई देंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया। भैया याद रखना, धोलावीरा शामिल हो गया यूनेस्को की सूची में। और स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल हमें आजादी के बाद कहां मिले ढूंढने पर, तो हम ढूंढने गए गुजरात, और गुजरात में मिल गए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल मिल गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भैया याद रखना, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होगा मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो। तो भैया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, लेकिन मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज 1963 में सूरज भान के द्वारा की गई, जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल खोज के निकाला गया। लोथल की बात की जाए तो लोथल और सुरकोतदा ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं जहां से व्यापार होता होगा। और इस तरीके से भारत में हमें 2 प्रकार के बंदरगाह मिलते हैं, एक मिलता है लोथल में और एक मिलता है हमें सुतकांगेडोर में, सुतकोतदा में, है ना, सुतकोतदा में। तो याद रखना भैया 2 नगर जो बंदरगाह भी हैं तो वो लोथल और सुतकोतदा है। जुते हुए खेत, पकी हुई ईंट
और कालीबंगा से मिले ऊंट की हड्डियां हमें बताती हैं कि ये एक महत्वपूर्ण साइट रही होगी। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत, पकी हुई ईंट की और ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगा पड़ गया। तो भैया इसका नाम है काले रंग की चूड़ियां, और इस तरह काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ गया। भैया मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगर है भैया मोहनजोदाड़ो, और यहां से मिला है हमें जनरल बाथ यानी स्नानागार। और सेंधो सभ्यता की सबसे बड़ी बात, भैया ये गलत है लूसेंट, भैया इसको सुधारना पड़ेगा आपको, गलत लिख दिया है आपने। तो भैया सेंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो स्नानागार तो कुंड है, इमारत पूछ रहा है वो, स्नानागार इमारत थोड़ी है। तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार, जहां पे अनाजों को रखा जाता था। तो याद रखना सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, स्नानागार तो कुंड है भैया, डुबकी लगाओ नाव, स्विमिंग पूल है भैया, वो तो एक प्रकार का, सबसे बड़ी इमारत थोड़ी है वो। तो याद रखना ये लूसेंट में गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लेना आप लोग। अब ये कुंड होता था भैया, कुंड की बात कर देते हैं। तो कुंड की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, कैसे होगा देख लेते हैं। तो भैया इसकी लंबाई जो है वो 11.88 मीटर होगी, चौड़ाई कितनी होगी तो भैया 7.01 मीटर होगी। गहराई कितनी होगी, तो गहराई की अगर बात की जाए तो गहराई 2.43 मीटर होगी। इसमें दो तरफ से सीढ़ियां होंगी, उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी होंगी। तो ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 चौड़ा और 2.43 गहरा होता था। इसके अंदर जिप्सम की परत लगा दी जाती थी, जिससे कुएं से पानी निकालकर इसमें डाला जाता था, जिससे कि पानी इसमें स्टोर रहता था। इसलिए इस इमारत में, इस स्नानागार में हम उतर के संभवतः इसमें पूजा की जाती होगी। और इस सभ्यता के लोगों के द्वारा उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां होती थी, लोग इससे उतरते थे, स्नान करते थे और पूजा किया करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस सभ्यता की अगर की जाए तो इस सभ्यता के आसपास हमें कमरे भी मिलते हैं। ये कमरे संभवतः इस बात को बताते हैं कि इसके बगल में जो ये कमरे पाए गए हैं, ये कमरे कोई और नहीं बल्कि पुरोहितों के रहने के आवास होंगे भैया। पंडितों को रखना तो होगा ना कहीं कहीं, तो भैया ये पुरोहितों के आवास के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, तो 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा होता था। स्नान कुंड में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, हमने बना दी, उत्तर और दक्षिण की ओर होती थी। चारों ओर कमरे होते थे भैया, कमरे बना दिए, पुरोहितों के आवास होते थे। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, कुएं से पानी निकाल के डाल देंगे और उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। यह संभवतः विशिष्ट नागरिक अवशेषों के स्थान पर स्नान करने के लिए प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि हम भी मंदिरों में जब पूजा करने जाते हैं तो नहा के जाते हैं, बसोड़ तो नहीं जाते। कोई बसोड़ा तो नहीं है तुम में से जो बिना नहाए मंदिर जाता हो, तो याद रखना भैया नहाकर मंदिर जाता होगा, ठीक है। तो याद रखना भैया अग्निकुंड, हो अग्निकुंड, तो भैया ये वाला अलग से लिख लेना, बंदरगाह लोथल और सुरकोटदा में अग्निकुंड का। तो अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी को हमें लोथल और कालीबंगा से मिलता है। अग्निकुंड मिला है यानी ईंटों को पकाया जाता होगा, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता होगा, और इस तरह लोथल और कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुखमाले देवता मिले हैं। इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, तो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ कहां से मिलेंगे, मोहनजोदाड़ो से मिलेंगे। और पशुपतिनाथ जब मिलेंगे तो पशुपतिनाथ जो है उनकी आकृति इस तरह से होगी कि इनके 3 मुख होंगे। कितने मुख होंगे, 3 मुख होंगे। 2 सींग होंगे, 2 सींग होंगे। ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे, ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे। और ध्यान मुद्रा में बैठे होने की वजह से इनके एक तरफ यानी इनके एक तरफ हाथी और गेंडा है, यानी यहां पर हाथी है और गेंडा है।
एक तरफ बाघ है और बाघ के साथ ही जो है वो भैंसा है, और इस तरह बाघ और भैंसा है। नीचे दो यहां पर हिरण बैठे हुए हैं, और इस तरह ये भी एक हिरण बैठा हुआ है। 1 2 4 3 5 टोटल कितने जानवर हैं? तो 5 जानवर हैं। और इस तरीके से पशुपतिनाथ के रूप में एक तरफ बाघ और भैंसा, एक तरफ हाथी और गेंडा, और एक नीचे हिरण बैठे हैं। इसमें दे दिया गया है चीता। भाई नाइजीरिया का भैया, नामीबिया के चीते थोड़ी मंगाएंगे भाई, नामीबिया के चीते नहीं है यहाँ पर। बाघ है, लॉयन नहीं है, टाइगर है। क्या है? टाइगर। इसलिए चीता नहीं है भैया, इसको भी सुधार लेना। 2 मिसप्रिंट निकल कर आ गई भैया हमारे सामने। लूसेंट में क्या मिसप्रिंट दिया हुआ है याद रखना, ठीक है? तो लूसेंट की गलतियां जो हैं उसको भी हम चेक करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो में हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना भैया, इस सभ्यता के लोगों को, जिन्हों को ये मिला है, इस सभ्यता के लोगों को ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, इस पशुपतिनाथ की मूर्ति को किसने भगवान शिव कहा है? तो भैया जानों में जान, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने ही इसकी तुलना भगवान शिव से की है। मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, ओह डांसिंग गर्ल है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांसे की नर्तकी मूर्ति ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़ी हुई है, और इस तरह कांसे की मूर्ति मिली है। जो तुमने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट में जब सिंधु नदी में मोहनजोदाड़ो डूब जाता है, तो यही वो ऐसे तैरती हुई जाती हुई दिखाई देगी। ओ हो। तो भैया याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से मिल रही है? तो मोहनजोदाड़ो से मिलेगी, ठीक है? चलो अगला पॉइंट। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु है भैया, एक जानवर है भैया, एक संगी पशु। याद रखना भैया, एक संगी पशु सबसे लोकप्रिय है। ये गेंडा नहीं है, ये पता नहीं हिरण टाइप का जिसका सींग निकला हुआ है भैया, एक संगी पशु जो सबसे मोहरों पर अधिक मिलता है। यहां की मोहरें जो हैं वो आयताकार मोहरें हैं, और हड़प्पा से ही हमें ये मिलता है कि एक पौधा दिखाया गया है, उसी पौधे से एक स्त्री के गर्भ से उसे उगते हुए दिखाया गया है, यानी कि गर्भ के रूप में, पृथ्वी के रूप में, यानी निर्माण जो किया गया होगा वो एक महिला के गर्भ से हुआ है। एक योगी पुरुष की प्रतिमा भी मिली है हड़प्पा से, तो योगी पुरुष की जो है वो भी हमें हड़प्पा से मिलता है। तो योगी पुरुष, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक संगी पशु, ये सब हड़प्पा से मिल रहा है हमें, ठीक? मनके बनाने का कारखाना भैया, ताबीज बनाएंगे लोथल और चानुदड़ो के लोगों के द्वारा। तो देखो लोथल बंदरगाह भी हो गया, लोथल में हमें मनके बनाने का कारखाना भी मिल गया। तो याद रखना भैया, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चानुदड़ो से। अग्निकुंड का कहां से मिला था? तो याद रखना भैया, कालीबंगा से मिला था, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये देखो हमने कालीबंगा से मिला था, हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिलेगा। तो लोथल देखो सब में कॉमन है, लोथल इसमें भी कॉमन, लोथल इसमें भी कॉमन, और लोथल इसमें भी कॉमन, ठीक है? तो मन के बनाने का कारखाना चानुदड़ो से और लोथल से मिलेगा। ईंट जो है वो कालीबंगा में पकाई जाती थी और लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों पर भाव चित्रात्मक दिखते हैं, भाव दिखाए गए हैं। यह लिपि पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन अभिलेखों में अगर एक से ज्यादा पंक्ति लिखनी हो तो इस लिपि को दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और दाएं से बाएं लिखते समय इस लिपि को जब दूसरी पंक्ति हो तो फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक? लेखन कला की उन्नत शैली अगर किसी समय विकसित की गई थी तो वो विकसित की गई थी सुमेरियन सभ्यता के द्वारा, यानी कि पहली सभ्यता जो थी जिसने लिपि का आविष्कार किया था वो था सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास में एक प्रकार की पद्धति प्रयोग करते थे जिसे गिड पद्धति कहते थे। क्या कहते थे? गिड पद्धति। गिड पद्धति क्या होती थी? नगरों और घरों के विन्यास के लिए इस समय मेन सड़क होती थी, मेन सड़क को जोड़ने वाली दूसरी सड़क होती थी, और दूसरी सड़क जो होती थी वो मुख्य सड़क को काटती थी। लेकिन काटते समय याद रखना कि मुख्य सड़क और अन्य सड़क
एक दूसरे को ऐसे काटती थी कि वो 90 डिग्री के एंगल पे कटता था। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कटता था। अब ग्रिड सिस्टम में क्या था कि यहां पर जो ये सड़कें होती थी, ये मेन सड़क होती थी, ये जो होता था वो दूसरी सड़क होती थी। इसी सड़क के किनारे मकान बनाए जाते थे, ये मकान बनाए जाते थे। मकान में खासियत यह होती थी कि मकान के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी, वो दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलते हुए गलियों में खुलती थी, गलियों में खुलती थी, गलियों में खुलती थी, गलियों में खुलती थी। अगर यहां पे मकान बना होगा मान लो, ठीक है, मुख्य गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसी साइड है जिसमें दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी, यानी कि गलियों में ना खुलते हुए लोथल से जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। ये मुख्य सड़क की ओर खुल गई। तो भैया लोथल में सड़कें के किनारे यानी मुख्य सड़क की ओर दरवाजे और खिड़कियां खुलते थे, बाकी अन्य जगह की जगह गलियों में खुलती थी। दूसरा, मुख्य सड़क जो होती थी, उस मुख्य सड़क के बगल ही नाली बनी होती थी और इस नाली को भी ढका जाता था और घर का सारा पानी इस नाली में आता था और नाली में होता हुआ पानी शहर के बाहर जाकर डिस्पोज कर दिया जाता था। दूसरा, नगरों की अगर बात की जाए तो इस समय नगरों में जो कमरे होते थे, कमरे यानी कि मकान होते, मकान एक मंजिला या दो मंजिला हो सकते थे, इनमें कमरे होते थे। इन कमरों की अगर बात की जाए तो इन कमरों में एक कमरा रसोई घर, एक कमरा शौचालय होता था। सोचो, उन्होंने शौचालय भी उस समय बना दिया था। आज भी हम डब्बा लेके खेतों में जा रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने उस समय बना दिया शौचालय। बीचों बीच कुआं होता था, कुएं में से पानी निकाला जाता था, पूरे घर को धोया जाता था। पानी नाली के द्वारा बाहर से आ रही मुख्य सड़क में जाकर गिरता था और मुख्य सड़क में आने के बाद मुख्य सड़क को भी नाली को ढक दिया जाता था जिससे बदबू ना आए और इस तरह ये पानी बहता हुआ बाहर निकलता था और बाहर डिस्पोज कर दिया जाता था। और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को एक व्यवस्थित रूप से नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि बिल्कुल उसने उस तरीके से इसको डेवलप किया था, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, इस समय समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। पहले इतनी चीजें आप याद करो, कल हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों पर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ, बने रहिए, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा उड़ान एकेडमी। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।